नमस्कार दोस्तों, गेम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गगन गोयल। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं 3 अप्रैल और 4 अप्रैल की करंट अफेयर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को विद डिटेल डिस्कस करते हैं और दोस्तों कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी जो होती हैं इम्पोर्टेंट उन्हें भी देखते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो थोड़ी सी पहले जो शॉर्ट न्यूज़ है उनको देख लेते हैं। दोस्तों, पहली न्यूज़ है हमारी, इंडिया रिपोर्ट्स 92,994 न्यू केसेस एंड 514 डेथ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस का जो दूसरा स्ट्रेन है वो आपका आ चुका है और जो वो है यानी कि दूसरा स्ट्रेन जो है वो आपके पहले कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तो एक ग्राफ आपको दिखाया गया है। तो आप भी घर पर रहिए, सेफ रहिए और हमेशा जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगाकर और सैनिटाइजर लेकर बाहर निकलें। हमारी सेकंड न्यूज़ है, 5 सिक्योरिटी मैन किल्ड इन सुकमा एनकाउंटर। तो दोस्तों, अभी सुकमा एनकाउंटर के अंदर 5 सिक्योरिटी मैन मारे जा चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, बिडेन लिफ्ट्स ट्रम्प सैंक्शन ऑन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफिशियल्स। यानी कि जो हमारे अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट हैं, कौन, जोए बाइडन, उन्होंने जो भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर जो भी सैंक्शन लगाए गए थे सबको हटा लिया गया। इसके द्वारा जो जोए बाइडन हैं उनके द्वारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो भी सैंक्शन लगाए गए थे इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर उन सबको हटा लिया गया है। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो दोस्तों, जो इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि उसके हेडक्वार्टर है नीदरलैंड हैग के अंदर। किसके अंदर? नीदरलैंड हैग के अंदर जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट के हेडक्वार्टर है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है, पैनल सबमिट रिपोर्ट्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑन इसरो एस्पियोनेज केस। दोस्तों, अभी एक इसरो का केस निकल के आया था जिसमें कि जो एक नंबी नारायण नाम के साइंटिस्ट थे जिनको 1994 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया गया है क्योंकि ये किसी भी केस में, जिस केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था उस केस में दोषी नहीं थे। तो उस केस को डीपली डिस्कस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था। तो उस पैनल ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सेंड कर दी है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, आईआईटी कानपुर डेवलप्स ए टच सेंसिटिव वॉच फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। यानी कि जो आईआईटी कानपुर है उसके द्वारा एक टच सेंसिटिव वॉच यानी घड़ी बनाई गई है, किसके लिए? जो कि देख नहीं सकते। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, म्यांमार टोल राइजेज एज प्रोटेस्ट कंटिन्यू। जैसे जैसे जो महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, सॉरी म्यांमार में जो प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मिलिट्री कूप कर दिया गया है और वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको उठाकर अलग कर दिया गया है और जो मिलिट्री कूप है वो वहाँ चल रहा है और इतनी हाई लेवल पर वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उनके ऊपर जो मिलिट्री है उसके द्वारा गोलियाँ बरसाई जा रही हैं और लगभग बहुत सारे लोगों की जो वो डेथ भी हो चुकी है और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी कंट्री में भी आ रहे हैं, बांग्लादेश में भी जा रहे हैं, उधर थाईलैंड में भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, म्यांमार के अंदर जो है वो शांति बनी हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, क्योंकि वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हटाकर जो मिलिट्री को कर दिया गया है, तख्ता पलट कर दिया गया है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उन क्वेश्चनों में आपको मैं म्यांमार और इंडिया के रिलेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कस करूँगा। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा टू म्यांमार रिफ्यूजीज। यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इसको, जो म्यांमार के रिफ्यूजीज आ रहे हैं उसको मनरेगा के अंदर में काम देने के लिए इस स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो मणिपुर गवर्नमेंट है उसने इस तरह की बात कही है कि वो जो म्यांमार के रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनको सभी को मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिससे कि वो इतने मिलिट्री कूप शांत नहीं होता है, यानी कि इतने प्रोटेस्ट शांत नहीं होते हैं म्यांमार के अंदर, इतने वो इंडिया में रहकर काम कर सके। लेकिन जब
म्यांमार के अंदर शांति स्टेब्लिश हो जाएगी तो उनको वापस म्यांमार भेजा जाएगा, उन्हें परमानेंट इंडिया के अंदर नहीं एस्टेब्लिश किया, यानी कि परमानेंट इंडिया के अंदर रहने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें मनरेगा के अंदर काम दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। तो दोस्तों मणिपुर एक स्टेट है, तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। जो मणिपुर की कैपिटल है वो है इम्फाल। कौन सी? मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। और जो मणिपुर के गवर्नर हैं वो है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के गवर्नर हैं क्या? मणिपुर के गवर्नर कौन है? वो है नजमा हेपतुल्ला। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो दोस्तों अब आइए थोड़ा, जब मनरेगा की बारे में बात हो रही है तो मनरेगा के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। क्या? महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। दोस्तों एक इंडियन लेवल लॉ है, यानी कि जिसके अंदर अगर आपको वर्क नहीं मिल रहा है, यानी कि राइट टू वर्क के अकॉर्डिंग इसको एस्टेब्लिश, यानी इस एक्ट को बनाया गया था। अगर आपको वर्क नहीं मिलता है तो आप इसके अंदर अपना जो एनरोलमेंट है वो कर सकते हैं और आपको 15 दिन के अंदर काम दिया जाएगा। अगर काम नहीं मिलेगा तो आपको जो सैलरी है वो पर डे के हिसाब से दी जाएगी। तो दोस्तों ये एक्ट तो था महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का, जिसको यूपीए गवर्नमेंट, और जो कि जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। और दोस्तों जो इसको मतलब लॉन्च कर रहा वो मनमोहन सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये वर्क करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको हैंडल किया जाता है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको हेल्प किया जाता है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस समय जो एग्जामिनर हैं वो थोड़े डीपली क्वेश्चन पूछते हैं, तो पूछ सकते हैं कि जिस समय जो मनरेगा वो इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन थे? तो दोस्तों रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे, जिस समय जो मनरेगा को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। तो आइए अब थोड़ा मणिपुर की लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, इसमें ये रहा आपका मणिपुर। मणिपुर में आपको मैंने बता दिया कैपिटल तो होती है इसकी इम्फाल, और जो उसके गवर्नर हैं वो है नजमा हेपतुल्ला। तो चीफ मिनिस्टर जो हैं उसको, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों अब आइए थोड़ा म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों म्यांमार हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों जो म्यांमार है वो हमारे साथ, हमारे स्टेटों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं जिनके साथ म्यांमार जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। और दोस्तों ये है महाराष्ट्र की म्यांमार की जो प्राइम मिनिस्टर थी, कौन? आंग सान क्वी। क्या? आंग सान क्वी ये म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन ये हैं म्यांमार के मिलिट्री लीडर जिनके द्वारा तख्ता पलट करके इन सभी को, यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रहे थे, उनको सभी को उठाकर जेल में डाल दिया गया। इसको जेल में डाल दिया गया। और लगभग दोस्तों यहाँ पर 1 फरवरी से इस तरह का मिलिट्री सीज चल रहा है। इसका 1 फरवरी से यहाँ पर मिलिट्री सीज चल रहा है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उन सभी के, यानी कि आंग सान सुई और जो भी इनके पार्टी के लीडर थे सभी को उठाकर जेल में डाल दिया गया है। और लगभग जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो बताया जा रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड, यानी कि लगभग 100 लोग की जान जा चुकी है। बच्चों को, यानी कि बच्चों को भी इंक्लूड करते हुए जो 100 लोग हैं लगभग उनकी जान जा चुकी है मिलिट्री के द्वारा, जो कि उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो दोस्तों यह है आपका म्यांमार। तो दोस्तों जैसे जैसे मिलिट्री को बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों का जो पलायन है वो बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों म्यांमार से कुछ लोग हमारी कंट्री में आ रहे हैं, बांग्लादेश में जा रहे हैं, और कुछ लोग थाईलैंड में जा चुके हैं। क्या? कुछ लोग थाईलैंड में भी जा चुके हैं। जो म्यांमार की कैपिटल है वो है दोस्तों नई पई ता। ये म्यांमार की कैपिटल है क्या? नई पई ता। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनकेलेडस इज द मून ऑफ विच प्लेनेट, यानी कि एनकेलेडस किस किस प्लेनेट का मून है? तो दोस्तों ये है आपका सैटर्न का। इसका सैटर्न जो प्लेनेट है वो हमारा, उसका मून है कौन सा? एनकेलेडस। तो दोस्तों ये न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नासा
यूरोपियन यूनियन की एजेंसी दोनों मिलकर अब सैटर्न के ऊपर रिसर्च करने की बात कर रही हैं, तो इसलिए ये आपका न्यूज़ में है। और दोस्तों, जो सोलर सिस्टम से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है, आपसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है वो किस किस प्लेनेट के बीच में पाई जाती है। तो दोस्तों, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। क्या? मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। और जुपिटर की जो नेक्स्ट हमारा प्लेनेट है वो है आपका सैटर्न, जिसके बारे में अभी बात चल रही थी क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू नेम ऑफ बिहार मिलिट्री पुलिस, यानी कि बिहार मिलिट्री पुलिस का नया नाम क्या है। तो दोस्तों, बिहार मिलिट्री पुलिस को नाम चेंज कर नाम कर दिया गया है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। क्या? बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, इसका नाम क्लियर कर दिया कि इसका बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम चेंज कर बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बिल लाया गया है बिहार की पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021 या 2021। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है यानी कि CISF होती है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाने की बात कही जा रही है, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा इसको बताया गया, इनकी एक्सप्लेन किया गया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या नाम किया गया है बिहार मिलिट्री पुलिस का? वो किया गया है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, ये है बिहार की लोकेशन, आप देख सकते हैं, यहाँ रहा आपका बिहार। तो आप मुझे मैप में देखकर ये बताइए कि जो बिहार है वो कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो दोस्तों, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो है नीतीश कुमार जी, और जो बिहार के गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान जी। कौन? फागू चौहान जी। और जो इसका स्टेट फ्रूट है वो है मैंगो। क्या? मैंगो। और मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या? मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम होता है किसका? मैंगो का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 हार्ट ऑफ एशिया समिट हेल्ड इन विच कंट्री, यानी कि 9वें नंबर की हार्ट ऑफ एशिया समिट किस कंट्री में हेल्ड कराई गई। तो दोस्तों, जो 9वें नंबर की हार्ट ऑफ एशिया समिट थी उसको तजाकिस्तान में हेल्ड कराया गया। किसमें? तजाकिस्तान में उसको हेल्ड कराया गया। तो दोस्तों, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हार्ट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान को हम हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। क्या? हार्ट ऑफ एशिया के नाम से किसको जानते हैं? अफगानिस्तान को। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अंदर कितनी गड़बड़ चल रही है कि आपस में बनती नहीं है, और वहाँ पर ढंग से भी गवर्नमेंट नहीं चला पाता। तालिबान अपनी चलाता है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी बिल्कुल नहीं चलने देता है। तो इसलिए वहाँ पर शांति बनाने के लिए इस मीटिंग को हेल्ड कराया गया। तो दोस्तों, न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी इस मीटिंग के अंदर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया गया। और उन्होंने बोला, उन्होंने केवल अफगानिस्तान के अंदर पीस की बात नहीं करी, उन्हें बात करी अफगानिस्तान के अंदर भी हमें पीस एस्टेब्लिश करनी है, और अफगानिस्तान के आसपास वाले इलाके में भी हमें पीस बनाकर, यानी शांति बनाकर रखनी है। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया, क्योंकि दोस्तों, जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है उसको जो सपोर्ट करता है वो करता है पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो तालिबान की जड़ें जो हैं वो 2 मिनट में कटकर, यानी कि 2 मिनट में कटकर अलग हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे पहले चलो हार्ट ऑफ एशिया के बारे में बात करते हैं, बाद में बात करेंगे तालिबान के बारे में। तो दोस्तों, जो हार्ट ऑफ एशिया समिट है उसको फाउंड किया गया था नवंबर 2011 में इस्तांबुल, तुर्की के अंदर। कहाँ पर? नवंबर 2011 में इस्तांबुल, तुर्की के अंदर इसको फाउंड किया गया था। और दोस्तों, हार्ट ऑफ एशिया के अंदर 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं, 17 सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, और 12 जो है सपोर्टिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों, इंडिया जो है एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। कौन सी? इंडिया जो है एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री। तो आइए अब थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों, 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए के अंदर। जब थे यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, ये हैं आपके जॉर्ज बुश। तो दोस्तों, उनके द्वारा बोला गया कि